तो आज के इस वीडियो में मैं इल्लीगल सीजन 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि जून 2024 में जियो सिनेमा पर रिलीज हुई थी। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपने सीजन 1 और सीजन 2 को नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। पहले उन दोनों सीजन के एक्सप्लेनेशन को देख ले, वरना आपको सीजन 3 कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि कहानी लिंक्ड है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो सीजन 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुनीत को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। लेकिन आखिर हुआ क्या था, इसके लिए कहानी जाती है 1 घंटे पहले, और हम जिंगलपुर इंडस्ट्रीज के बाहर कुछ एक्टिविस्ट को देखते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वहां पर निहारिका पुनीत के साथ पहुंचती है। पुनीत कहता है उसके साथ चलने, लेकिन निहारिका मना करती है और कहती है कि वो यहाँ लोगों के साथ धरना नहीं देने वाली, क्योंकि लोग वैसे भी उसे मैड लॉयर बुलाते हैं और अब उसे एक्टिविस्ट भी बुलाने लगेंगे। और वैसे भी उसे बड़े क्लाइंट के साथ काम करना है, ना कि छोटे मोटे एक्टिविस्ट के साथ या एनजीओ के साथ। पुनीत उसकी बातों से तंग आ जाता है और कहता है कि देखो, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता, अगर तुम यहाँ हमारा साथ देती तो अच्छा होता। फिर वो चला जाता है। जिंगलपुर इंडस्ट्रीज का मालिक दुष्यंत बाहर का नजारा देख रहा था और वो अपने असिस्टेंट सुरेश से कहता है कि यहाँ से निकल जाने के लिए, क्योंकि वो सिचुएशन संभाल ही नहीं पा रहा था। देखते हैं कि ऑफिस में एसके होता है और जिंगलपुर इंडस्ट्रीज उन्हीं के लॉ फर्म का क्लाइंट है, लेकिन दुष्यंत उस पर भी चिल्ला रहा होता है कि तुम लोगों से कुछ संभलता ही नहीं। प्रोटेस्टर्स के बीच में निहारिका भी खड़ी थी और पुनीत का साथ देने के लिए। और कुछ संस्थान ने यह आरोप लगाया है कि जिंगलपुर इंडस्ट्रीज इलीगल तरीके से नरेला में जमीन को हासिल किया है ताकि वो वहां पर अपना फैक्ट्री बना सके। कुछ समय के बाद वहां पर पुलिस आ जाती है उन्हें भगाने के लिए, लेकिन आंदोलनकारी नीचे बैठ जाते हैं। निहारिका बहुत डर गई थी, क्योंकि उसे ये सब की आदत नहीं है, और अगर वो लोग नहीं गए तो उन पर डंडे बरसाए जाएंगे। कि इतने में पीछे से कुछ लोग पुलिस पर पत्थर फेंकने लगते हैं और बिना वक्त गवाए पुलिस उन पर भी डंडे बरसाने लगती है। पुनीत घायल हो जाता है और उसी वक्त निहारिका को बचाने के लिए वहां पर अक्षय आ जाता है। अब हॉस्पिटल में देखते हैं कि सू भी पहुंच जाती है पुनीत से मिलने के लिए, और अब दोनों की शादी भी हो गई थी। पुनीत ठीक है और वो अपने दोस्तों को बेल दिलवाने के लिए जाना चाहता था, जो उन्हीं एक्टिविस्ट में से एक हैं। मगर निहारिका उसे कहती है कि आंदोलनकारी में से किसी ने पत्थर फेंका। पुनीत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अपने दोस्तों की मदद जरूर करूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। अक्षय निहारिका से बात करना चाहता था, मगर निहारिका उसे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो इतने महीने से गायब था, और वो चली जाती है। अक्षय से मिलने के लिए उसके पापा जनार्दन पहुंच जाते हैं, जो अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। जब निहारिका अपने ऑफिस पहुंचती है तो ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर प्रोटेस्टर्स को पीटा क्यों गया, मगर निहारिका के पास कोई जवाब नहीं था। अब ऑफिस में वो आती है और अपनी असिस्टेंट शनाया से कहती है कि मुझे जिंगलपुर इंडस्ट्रीज और ड्यूक ब्रदर इंडस्ट्रीज के मर्जर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जनार्दन अपने बेटे से बात करना चाहता है, क्योंकि कई महीनों के बाद वो आज घर वापस लौटा है। वो उसे कहता है होटल में रुकने की क्या जरूरत है, घर पर आओ। लेकिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और जनार्दन कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, मगर अक्षय यकीन नहीं करता। अक्षय तो जनार्दन को अपना पापा तक नहीं कहता और उन्हें निकल जाने को बोलता है। पुनीत अर्थ नेक्स्ट एनजीओ कंपनी की तरफ से केस लड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर फेंका। मगर पुनीत दूसरे लॉयर से कहता है कि आप कोई एक वीडियो दिखा दीजिए जहां ये नजर आए कि मेरे क्लाइंट ने पत्थर फेंका, और वैसे भी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करना कोई क्राइम नहीं है। खैर, इसके बाद रिजल्ट पुनीत के पक्ष में आता है और एनजीओ के लोगों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कोई सबूत नहीं है कि उन लोगों ने ही पत्थरबाजी किया। सभी लोग खुश थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अर्थ नेक्स्ट कंपनी का फाउंडर अंकुश खुद को और 2 लोगों का नाम ले लेता है और कि वही लोग रिस्पॉन्सिबल है जिनके वजह से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई, और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। निहारिका कह रही होती है कि वो दिल्ली का नंबर 1 लॉयर बनना चाहती है, ताकि कोई उसे दोबारा मारने की कोशिश न कर सके, जैसे कि उस रात नीरज उसे मारना चाहता था। शनाया वहां पर आती है और निहारिका को एक और केस के बारे में बताती है, जो बहुत ही अजीब सा केस होता है, जिस पर निहारिका को भी हैरानी होती है। पुनीत निहारिका से मदद मांगता है और कहता है कि आधी रात में फरहान और रीमा, जो एनजीओ में काम करते हैं, उनको पुलिस ने उठा लिया है। निहारिका कहती है क्योंकि अंकुश ने सब कुछ कन्फेस कर दिया, मगर पुनीत को लगता है कि ये सब कुछ फ्रॉड है और जरूर दुष्यंत के प्रेशर में आकर अंकुश ने ऐसा किया होगा। ऑफिस में बहुत सारा कुरियर आता है, जिससे निहारिका को देखने का टाइम भी नहीं था। एक दिन वो पार्सल खोलकर देखती है और ये सब कुछ अक्षय के तरफ से आया था। अक्षय उसे कॉल करता है और कहता है मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। निहारिका उसे मिलने के लिए मान जाती है, लेकिन अक्षय तो उसके ऑफिस तक पहुंच गया था और उसे माफी मांगता है। कहता है कि मैं इतने दिनों तक लंदन में था, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं किया, क्योंकि बहुत इश्यूज चल रहे थे। निहारिका कहती है कौन से इश्यूज, डैडी इश्यूज? अक्षय हाँ कहता है और वो
शैंपेन लेकर आया था जो निहारिका ले लेती है और दरवाजा बंद कर देती है। तभी उसका एक एम्प्लॉय आता है और वो एक रिपोर्ट लेकर आया था जिससे निहारिका को पता चलता है कि पुनीत सही कह रहा था, अंकुश का कॉन्फेशन झूठा था। अगले दिन निहारिका जिंगलपुर इंडस्ट्रीज पहुंच जाती है दुष्यंत से मिलने के लिए और उसके पास प्रूफ है और बता देती है कि उसे पता है दुष्यंत ने अंकुश को रिश्वत दी प्रोटेस्ट पर पत्थरबाजी करने के लिए और मीडिया के सामने सब कुछ कन्फेस करने के लिए। लेकिन दुष्यंत उसे कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन का निहारिका कुछ भी नहीं कर पाएगी क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पाने के लिए उसे जिंगलपुर इंडस्ट्रीज के सिस्टम के अंदर जाना होगा और ऐसा करने के लिए उन्हें सिस्टम को हैक करना पड़ेगा जो कि इलीगल है। और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए निहारिका की कंपनी ने हैकिंग तो जरूर किया होगा, तो केस तो निहारिका की लॉ फर्म पर भी लगेगा। निहारिका हैरान हो गई थी और वो वहां से चली जाती है। जनार्दन जो सीएम बन चुका है वो मीडिया से बात करते हुए कहता है कि जब उसे पता चला कि दुष्यंत इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन की जमीन हथियाने की कोशिश कर रहा है तो वो लोग तुरंत हरकत में आ गए और वो लोग इस काम को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। निहारिका पुनीत से बात करती है और पूछती है कि दुष्यंत को आईडीपी से एनओसी मिला कैसे। पुनीत कहता है लाखन मंडल के वजह से जो वहाँ का एमएलए है और उसी ने पैसा खाया है। निहारिका कहती है तो इसका मतलब कि बहुत लोगों ने अपनी जमीन ना चाहते हुए भी बेची होगी। तभी पुनीत को आइडिया आता है कि वो उन लोगों की तरफ से जिनको जमीन जबरदस्ती बेचनी पड़ी है उनके तरफ से पीआईएल फाइल कर सकते हैं। अगले दिन निहारिका कोर्ट पहुंच जाती है पीआईएल फाइल करने के लिए और ये सब देखकर दुष्यंत को काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो आईडीपी वाले जमीन पर अपनी फैक्ट्री खड़ी करना चाहता था लेकिन अब वो नहीं कर पाएगा। जनार्दन काफी खुश था और कहता है कि करने दो, ऐसा करके निहारिका हमारा ही काम आसान कर रही है। निहारिका दुष्यंत से मिलने के लिए जाती है और वो उसे पीआईएल हटाने के लिए एक प्रपोजल ऑफर करती है और उसके सामने कुछ शर्त रखती है जिसमें ये भी एक शर्त है कि अर्थ नेक्स्ट एनजीओ के ऊपर से आपको सारे इल्जाम हटा लेने होंगे और पीआईएल रिजेक्ट होने पर जूरीज को जो फाइन लगेगा वो हम दोनों आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे। दुष्यंत इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि आपको क्या चाहिए, क्या आप मुझे रिप्रेजेंट करेंगी? आप तो यही चाहती हैं कि आपको एक बड़ा क्लाइंट मिले। तो वो निहारिका की सारी शर्तें मान जाता है मगर वो कहता है कि अर्थ नेक्स्ट के तीनों फाउंडर को जेल में ही रहने देने और कल से आप मेरी पर्सनल अटॉर्नी बन जाइए। निहारिका पूछती है अर्थ नेक्स्ट के फाउंडर को क्यों ना छोड़ा जाए। दुष्यंत कहता है क्योंकि एक्टिविस्ट का कोई भरोसा नहीं, वो कब आपके खिलाफ ही आंदोलन करने लगे और वैसे भी आप तो दिल्ली की नंबर 1 लॉयर बनना चाहती हैं। निहारिका ऑफिस आती है तो पुनीत उसके गले लगता है क्योंकि पीआईएल फाइल करके उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन पुनीत को क्या पता कि निहारिका उसके पीठ पीछे उसके दुश्मन के साथ ही मिली हुई है और वो दुष्यंत को कॉल करके कह देती है कि वो उसके साथ है। अब अगले दिन देखते हैं कि पीआईएल रिजेक्ट हो जाता है और इसी वजह से पूरे शहर में दंगा हो रहा था। निहारिका शनाया से कहती है कि मुझे जिंगलपुर इंडस्ट्रीज और ड्यूक ब्रदर इंडस्ट्रीज के मर्जर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और शनाया कहती है कि मैं आपको गाड़ी में सब कुछ बताती हूँ। पुनीत दुखी था कि पीआईएल कैंसिल हो गया लेकिन उसे नहीं पता था कि इस सब के पीछे निहारिका भी है। उसे लगता है कि दुष्यंत ने ही कुछ किया होगा। अब वो जाती है दुष्यंत से मिलने के लिए और वहाँ सभी लोग पोलो मैच एंजॉय कर रहे थे मगर दुष्यंत तो निहारिका को ही देखकर अपनी आंखें सेक रहा था। निहारिका आते समय मर्जर के बारे में शनाया से बात कर रही थी और इसीलिए वो अभी दुष्यंत को बता रही होती है कि आपके लिए ड्यूक ब्रदर से हाथ मिलाना घाटे का सौदा मालूम हो सकता है क्योंकि उन्हें 1500 करोड़ का घाटा हुआ है, इसलिए सही यही होगा कि आप इस मर्जर से हट जाएं। दुष्यंत उसे कहता है कि मैंने तुम्हें अपना पर्सनल अटॉर्नी बनाया है इसलिए मुझे तुम्हारा रिसर्च नहीं सुनना, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं इम्प्रेस था कि वो उसे सावधान कर रही है। शनाया निहारिका से पूछती है कि मुझे लगा आप दुष्यंत को ड्यूक ब्रदर्स के बारे में बताने के बाद अर्थ नेक्स्ट एनजीओ के लिए कुछ मांगेंगी, लेकिन निहारिका कहती है कि तुम रिसर्च अच्छा करती हो और तुम एक दिन अच्छी लॉयर भी बनोगी, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें खुद की कौन सी लड़ाई चुननी है। खैर अब इसके बाद निहारिका से अक्षय मिलता है और इतने महीने गायब रहने को लेकर उसे माफी मांगता है और पूछता है कि कल वाली वाइन तुमने सारी बोतल अकेले पी गई क्या? वो कहती है हाँ। अक्षय पूछता है क्या तुम यहाँ मेरा क्लाइंट उड़ाने के लिए आई हो? निहारिका इससे पहले कुछ कहती, अक्षय उससे कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी वो मेरा क्लाइंट नहीं है, एसके का है और इस बार मैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहता। वो निहारिका से कहता है वापस आ जाने। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुष्यंत और उसकी पत्नी अतीशा का झगड़ा हो रहा था जो एक एक्ट्रेस है, मगर अक्षय कहता है ये तो होते ही रहता है। झगड़े का तमाशा बन जाता है और सभी लोग वीडियो बनाने लगते हैं। निहारिका अक्षय के साथ अपने रिलेशनशिप दोबारा से शुरुआत करना चाहती थी और अक्षय उसे तुरंत किस करने वाला था, लेकिन वो कहती है कि हमें थोड़ा स्लोली आगे बढ़ना होगा। पुनीत और सू को देखते हैं और सू प्रेग्नेंट है और वो ये पिक्चर व्हाट्सएप ग्रुप पर डालती है तो निहारिका सो क्यूट लिखकर रिप्लाई देती है, जिस पर पुनीत कहता है बस इतना ही। वो आजकल कुछ रिप्लाई भी नहीं देती
और काम के बारे में भी बात नहीं करती। गाड़ी में शनाया निहारिका से कह रही होती है कि आप जो कर रही हैं उसके बारे में कभी ना कभी पुनीत को तो पता चलेगा। निहारिका कहती है मैं सब संभाल लूंगी। शनाया उसे फोटोज दिखाती है जिससे उसे पता चलता है कि दुष्यंत और अतीशा के हर फोटोज के बैकग्राउंड में एक लड़की नजर आती है। निहारिका को अक्षय का कॉल आता है और वो उसे वादा करता है कि उसने पहले सब कुछ मैसअप कर दिया था, लेकिन वो इस बार अपने रिलेशनशिप को कामयाब बनाने में काम करेगा। निहारिका उससे मिलने के लिए बोलती है और चीफ मिनिस्टर जनार्दन एक पार्टी में आते हैं और वहां पर वो मृणालिनी से मिलते हैं और उनके बीच फिर से तू मैं शुरू हो जाती है, क्योंकि जनार्दन मृणालिनी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, भले ही वो मृणालिनी ही थी जिसके वजह से जनार्दन चीफ मिनिस्टर बना है। फिर वहां पर एक और मिनिस्टर आते हैं और वो जनार्दन को शौक दे देते हैं कि मृणालिनी उपराज्यपाल है। जनार्दन से कहने लगती है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे कंपनी में तुम्हारे स्टेक्स अभी भी होंगे, क्योंकि तुम्हें लौटने की जरूरत पड़ सकती है, तुम ज्यादा समय के लिए सीएम नहीं रहोगे। शाम के समय अक्षय निहारिका के घर आता है उसे मिलने और दोनों खाना और ड्रिंक करते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं कि उनसे क्या गलती हुई थी, उनके साथ क्या क्या हुआ था। फिर निहारिका को लगने लगता है कि वो अक्षय पर कुछ ज्यादा ही कठोर हो रही थी, इसलिए वो उसे माफी मांगती है और उसे गले लगाती है। अगली सुबह शनाया निहारिका के घर पहुंच जाती है और कहती है कि मैं आपको कब से कॉल कर रही थी, और वो उसे दुष्यंत का एक पोस्ट दिखाती है जो दुष्यंत ने रात के 2 बजे पोस्ट किया और वो अपनी पत्नी से डिवोर्स लेने वाला है। दोनों दुष्यंत से मिलने के लिए जाते हैं और दुष्यंत कहने लगता है कि वो अपनी पत्नी को डिवोर्स देगा क्योंकि उसकी पत्नी पागल हो गई है। मीडिया तो उसकी पत्नी अतीशा के ही साइड लेने वाली है, मगर निहारिका उसे कहती है कि आपने अगर कुछ गलती की है तो आप हमें बता सकते हैं, और वैसे भी आप एक लेडी लॉयर को हायर करके आपने अपना पहला बैटल जीत लिया है। दुष्यंत को डर है कि उसकी पत्नी डिवोर्स के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ना ले। निहारिका उसे डील करती है और कहती है कि मैं आपकी केस लड़ूंगी, अतीशा को घुटने पर ले और आपके साथ डिवोर्स सेटलमेंट करने के लिए बदले में मुझे जिंगलपुर इंडस्ट्रीज चाहिए, मतलब कि वो उस कंपनी को अपना क्लाइंट बनाना चाहती है जो फिलहाल एसके है। शनाया कह रही होती है कि वैसे दुष्यंत दिखता तो अच्छा इंसान है, मगर लोग सोशल मीडिया पर कहने लगे हैं कि वो अपनी पत्नी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करता है, हम लोग तो सोशल मीडिया पर कैंसिल हो जाएंगे ऐसे। निहारिका कहती है कि सोशल मीडिया कोर्ट नहीं होता। फिर शनाया उसे उस औरत के बारे में बताती है जो हमेशा दुष्यंत और अतीशा के फोटोज में दिखती थी। वो असली में अतीशा की लॉयर है जोया, और वो 3 महीने से यही है, मतलब कि अतीशा जो भी कर रही है वो अपने लॉयर के निगरानी में कर रही है। एसके चिंता में है क्योंकि दुष्यंत उसका फोन नहीं उठा रहा था और उसे डर है कि कहीं दुष्यंत ने कोई दूसरा लॉ फर्म तो नहीं ढूंढ लिया, लेकिन अक्षय उसे तो इस सब चीज से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दुष्यंत एसके का क्लाइंट था। निहारिका कोर्ट पहुंचकर अतीशा के खिलाफ एक स्टे ऑर्डर निकलवाती है और उसके लॉयर जोया को दे देती है। मीडिया अतीशा के पीछे पड़ जाते हैं और जोया निहारिका से पूछती है कि आप एक वाइफ बीटर के लिए सपोर्ट में क्यों खड़ी हैं। निहारिका उसे पूछती है कि 3 महीने से अतीशा आपके साथ डिवोर्स प्लान कर रही है, एक गोल्ड डिगर को डिफेंड कब तक कर पाएंगी आप। मीडिया जोया के पीछे पड़ जाती है और उसे जवाब मांगती है, लेकिन जोया कहती है कि लॉयर हूँ, जवाब यहाँ नहीं दूंगी, कोर्ट में दूंगी। इसके बाद हम पुनीत को देखते हैं जो सोशल मीडिया पर शनाया का फोटो देख रहा था और बैकग्राउंड में उसे दुष्यंत दिख जाता है। जनार्दन को उसका असिस्टेंट ओम प्रकाश आकर बताता है कि उपराज्यपाल ने नरेला वाले जमीन को डी-नोटिफाई नहीं होने दिया। जनार्दन इससे शॉक नहीं होता क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि मृणालिनी ऐसा करने देगी नहीं, क्योंकि जमीन डी-नोटिफाई होने से वो जमीन दिल्ली सरकार के अंदर जो आ जाएगी और ऐसा मृणालिनी होने देगी नहीं। निहारिका जब घर पहुंचती है तो पुनीत वहां पर आया हुआ था और उसे पता चल गया है कि निहारिका जिंगलपुर इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रही है जिसके खिलाफ पुनीत लड़ रहा है। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और पुनीत उसे छोड़कर चला जाता है और अब वो लोग एक साथ काम नहीं करेंगे। जोया कोर्ट में शरद नाम के आदमी से मिलती है जिसके बेटी को बड़े लोगों ने मिलकर बहुत मारा था और उसे अधमरा कर दिया था। वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहता है और जोया उसे कहती है कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, लड़ने का जज्बा बस होना चाहिए। शरद फीस के बारे में टेंशन ले रहा था, लेकिन जोया कहती है उसके बारे में आप चिंता मत करिए, बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए। इसके बाद हम रणदीप को देखते हैं जो छुप छुप कर जनार्दन से मिलने के लिए आता है हुमायूं के मकबरे में। रणदीप जिद करने लगता है कि उसे जनार्दन के साथ रहना है। जनार्दन मना करता है क्योंकि उसका यहाँ रहना सेफ नहीं है। तभी जनार्दन को वहां से जाना पड़ता है और इसके बाद हम एमएलए को देखते हैं जिसका नाम है लाखन। वो नरेला वाली जमीन पर रहने वाले लोगों को वहां से हटने के लिए जबरदस्ती करता है और उनसे कहता है कि हमारा जिंगलपुर इंडस्ट्रीज के साथ बात हो गया है, आप लोगों को यहाँ से हटना पड़ेगा। सू निहारिका से मिलने के लिए आती है और वो भी निहारिका से बात कर रही थी क्योंकि
निहारिका पुनीत से अलग हो गई है और निहारिका बहुत बोले जा रही थी, इसलिए सू उसे कहती है कि तुम लॉयर बहुत बोलते हो। निहारिका उसे कहती है कि लॉयर हूं तो बोलना पड़ता है, तुम साइकेट्रिस्ट हो तो तुम्हारा काम है सुनना। सू उसे कहती है कि तू अच्छी इंसान है लेकिन तू इंसानों को समझ नहीं पाती। हो सकता है कि दुष्यंत अपनी पत्नी को नहीं मारता पीटता लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं है। तू ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करती है फिर खुद हर्ट होती है। निहारिका को गुस्सा आता है और सू भी वहां से जाने लगती है। और इतना ही नहीं था कि निहारिका पीछे से चिल्लाते ही रहती है कि मेरा जो मन होगा मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोया शरद की बेटी को इंसाफ दिलाती है और फिर जोया को अक्षय का कॉल आता है। एसके को पता चल चुका है कि दुष्यंत की नई लॉयर निहारिका है और उसे लगता है कि निहारिका को ये बड़ा क्लाइंट दिलाने में अक्षय ने ही उसकी मदद की है और वो काफी गुस्सा था क्योंकि दुष्यंत उसका क्लाइंट था। अक्षय उसकी बात नहीं समझता और समझना भी नहीं चाहता और उसे बस इतना ही कहता है कि दुष्यंत हमारा क्लाइंट नहीं है बल्कि उसका कंपनी हमारा क्लाइंट है। फिर वहां पर जोया आती है और वो बताती है कि वो अतीशा के तरफ से केस को लड़ रही है और वो केस कभी नहीं हारती, इसीलिए दुष्यंत केस हारेगा और उसके कंपनी का 17.83% अतीशा को मिलेगा। और दूसरी तरफ जोया जिंगलपुर इंडस्ट्रीज की काउंसिल बन जाएगी, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे एक बड़े लॉ फर्म की सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए वो अक्षय की मदद मांगने के लिए आई है। लेकिन इस मदद के बदले में जिंगलपुर इंडस्ट्रीज का अकाउंट वापस से अक्षय के कंपनी को मिलेगा, मतलब कि दोनों का ही विन विन सिचुएशन, जिससे कि एसके भी खुश हो गया था। पुनीत चीफ मिनिस्टर जनार्दन से मिलता है और वो उनसे डायरेक्ट बात करना चाहता है क्योंकि वो अपने दोस्त अर्थ नेक्स्ट के को फाउंडर फरहान और रीमा को जेल से बाहर निकालना चाहता है। जनार्दन कहता है कि तुम ये काम अकेले नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें निहारिका और दुष्यंत से लड़ना पड़ेगा और इसके लिए जनार्दन उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और जनार्दन उसे बता देता है कि भीड़ में पत्थर एनजीओ के लोगों ने नहीं फेंका। जनार्दन उसे कहता है उसके साथ काम करने। पुनीत कहता है मतलब कि आप मुझे अपना पालतू कुत्ता बना के रखेंगे। जनार्दन उसे समझाता है कि तुम जो भी कर रहे हो ठीक है लेकिन तुम अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचो, मेरे प्रपोजल के बारे में सोचना। अक्षय जोया को उसके ऑफिस दिखाता है जो फिलहाल कबाड़ खाना है, लेकिन अक्षय उसे कहता है कि तुम जिंगलपुर कंपनी के फाइनेंस को लेकर आओ और तुम्हें अच्छा ऑफिस मिल जाएगा। उसके बाद जोया निहारिका के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उन दोनों का रिलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तुम रिलेशनशिप के बारे में टेंशन मत लो, बस उसे अंडर एस्टिमेट मत करना, वो काफी बेखौफ लॉयर है। सू पुनीत को समझा रही होती है कि तुम्हें जनार्दन का प्रपोजल मान जाना चाहिए, उनके साथ काम करो, उनके पावर का फायदा भी उठाओ, लोगों को जस्टिस दिलाओ, तुम्हें रोक कौन रहा है। निहारिका के पास एक केस आता है और एक ही परिवार के दो लोग एक दूसरे को सू कर रहे थे और आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। निहारिका दोनों से कहती है कि हम दोनों से बात करेंगे लेकिन अलग अलग। जोया अतीशा को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है क्योंकि दुष्यंत ने उसके ऊपर हाथ उठाया। मीडिया के सामने बात करते हुए जोया बता रही होती है कि कल शाम अतीशा पर उसके पति ने हाथ उठाया और अतीशा को इंसाफ मिलना चाहिए, कब तक वो सहते रहेगी। डर के मारे दुष्यंत निहारिका को कॉल करता है और निहारिका उसे कहती है कि तुम घबराओ मत, अगर तुमने कुछ भी किया है फिर भी तुम जेल नहीं जाओगे। वो लोग जल्दी जल्दी निकलते हैं क्योंकि शाम के 4:30 बज चुके थे और आज फ्राइडे है, अगर 5 बजे तक नहीं पहुंचे तो कोर्ट बंद हो जाएगा और मंडे तक बेल नहीं मिलेगी। जब वो लोग कोर्ट पहुंचते हैं तो कोर्ट बंद हो गया था और वहां का चपरासी निहारिका से कहता है कि आपके पास वो दो भाई आए थे क्या, आपस में झगड़ते ही रहते हैं और उन दोनों को जोया ने भिजवाया था बस निहारिका का वक्त बर्बाद करने के लिए और इसीलिए वो आज कोर्ट में लेट हो गई। पुलिस दुष्यंत को अरेस्ट कर लेती है। अपनी पत्नी के साथ घरेलू हिंसा करने पर उसे 2 दिन पुलिस के कस्टडी में ही रहना होगा। अक्षय, जोया, अतीशा, एसके सभी एंजॉय कर रहे थे और दुष्यंत को अरेस्ट होता देखकर चीफ मिनिस्टर भी खुश थे। निहारिका दुष्यंत से मिलने के लिए जाती है जेल में और वो काफी गुस्से में था क्योंकि बोर्ड मेंबर उसे कंपनी के सीईओ पोस्ट से हटाने के बारे में सोच रहे हैं और उसकी पत्नी को फिर सीईओ बना दिया जाएगा। निहारिका उसे कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस ये बताओ कि तुमने किया क्या। वो निहारिका पर चिल्लाता है कि तुम्हें हायर करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। निहारिका उसे वादा करती है कि वो मंडे उसे निकलवा लेगी। वो अक्षय से मिलने के लिए जाती है और वो काफी दुखी थी और अक्षय इमोशनल सपोर्ट के लिए उसके साथ वहीं पर बैठा होता है। पुनीत जाता है लालू नाम के आदमी से मिलने के लिए जो कि नरेला वाले जमीन में रहने वाले लोगों को हटाने का काम करता था एमएलए लाखन के साथ, और उसे दुष्यंत ने हायर नहीं किया, उसे सुरेश जैन नाम के आदमी ने बोला था ये काम करने के लिए और सुरेश के ही कहने पर उसने प्रोटेस्ट वाले दिन सबसे पहले पत्थर फेंका और दंगा शुरू हो गया।
शनाया ऑफिस में काम कर रही थी कि तभी उसे अपने ऑफिस में एक लड़का दिखता है जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और उसका नाम है निखिल मेहरा। और उसकी माँ ऑफिस में कहीं खोई हुई सी लग रही थी और सुंदर लड़की देखी नहीं कि निखिल चालू हो जाता है और वो उसे डेट पर ले जाना चाहता है सामने के एक बार में जो नया नया खुला है। मगर वो कहती है काम की बात कर लेते हैं। उसके बाद उसकी माँ बताती है कि निखिल 18 महीनों से व्हील चेयर पर है और उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और निखिल ने बहुत थेरेपी भी करवाया, नेशनल इंटरनेशनल हर जगह जाकर, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ और अब उसे यूथेनेशिया चाहिए, मतलब के इच्छा मृत्यु। शनाया शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये तो इलीगल है। मगर निखिल कहता है कि देश में तो बहुत कुछ इलीगल है, लेकिन उस इंसान के बारे में तो सोचना चाहिए कि उसे चाहिए क्या। और वो शनाया से फिर पूछता है कि चलिएगा डेट पर, तो वो इमोशनल हो जाती है और कुछ नहीं कहती। शनाया निहारिका से बात करने के लिए जाती है, लेकिन वो कहती है कि फिलहाल दुष्यंत वाले केस पर ध्यान देने वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो उसे अपने ऑफिस से निकाल देती है और आखिर में पुनीत अपने दोनों दोस्तों को जेल से बाहर निकलवा लेता है। फिर वहां पर उन्हें निहारिका दिख जाती है और पुनीत उसके पीछे पड़ जाता है और उसे ताना मारने लगता है कि उसका रंग बदल गया है। फिर दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं जैसे कि सीजन 1 में दोनों झगड़ा करते थे। पुनीत उससे कहता है कि हमारे कुछ उसूल थे जो तुमने तोड़ दिया, दुष्यंत जेल जाएगा और मैं 100% श्योर हूँ। जनार्दन की तरफ से रणदीप को लंदन भेजा जा रहा था और इंस्पेक्टर शेख उसे पैसे, टिकट सब दे देता है और उसे ये भी कहता है कि तुम्हारे लिए बाहर टैक्सी इंतजार कर रही है, कल लखनऊ में तुम्हारा फ्लाइट है। मगर रणदीप कहता है कि वो नहीं जाना चाहता और वो टिकट भी फाड़ देता है। निहारिका टेंशन में थी कि अगर दुष्यंत को बेल मिल गई तो वापस पुनीत उसे अरेस्ट करवा के ही दम लेगा। पुनीत के नए सरकारी ऑफिस में उसे मिलने के लिए चीफ मिनिस्टर खुद पहुंचते हैं, क्योंकि अपने दोस्त को रिहा करने के बाद वो जनार्दन को भूल ही गया था, इसलिए वो खुद मिलने के लिए आ गए। जनार्दन पुनीत से कहता है कि तुम साबित करो कि दुष्यंत दोषी है और उसके बाद आईडीपी का लैंड हमारे कब्जे में आ जाएगा। पुनीत कहता है आपका। जनार्दन हंस के कहता है अरे नहीं, दिल्ली सरकार का। अक्षय और निहारिका फिर मिलते हैं डिनर के लिए और निहारिका को पता है कि जोया अक्षय के साथ काम कर रही है और वो कहता है कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था। अक्षय उसके करीब जाने लगता है, लेकिन निहारिका उसे कहती है इतनी जल्दी नहीं। अक्षय उसे कहता है कि वो उसे प्यार करता है और निहारिका कहती है नहीं, तुम नहीं करते। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और उसका एक एम्प्लॉय आकर उसे अतीशा का तस्वीर दिखाता है जो एक पार्टी में गई हुई थी और उसके आंख के नीचे घाव को वो देख रहे थे। तभी वहां पर अक्षय आ जाता है, लेकिन निहारिका उसे कहती है जाने के लिए, क्योंकि उसे अपना प्रोफेशनल स्पेस चाहिए। निहारिका को वो बताता है कि सोर्स के हिसाब से अतीशा दुष्यंत के कमरे में सिर्फ 3 मिनट के लिए गई थी, लेकिन 3 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि उसके चेहरे पर इतने गहरे घाव के निशान दिखने लगे। निहारिका को लगने लगता है कि शायद दुष्यंत सच में निर्दोष है और इसीलिए वो दोनों मिलकर अतीशा के ऊपर मानहानि का केस करते हैं और अगले दिन से ट्रायल शुरू हो जाता है। निहारिका कहने लगती है कि उनके क्लाइंट दुष्यंत ने 2 दिन जेल में बिताए क्योंकि उनकी पत्नी ने उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया। जोया कहती है कि दुष्यंत के ऊपर घरेलू हिंसा करने का आरोप है और ये मानहानि का केस तो बस डिस्ट्रैक्शन है। जज उन दोनों को बेंच के सामने बुलाते हैं और कहते हैं कि मानहानि तो दोनों की तरफ से हुआ है, तो अच्छा यही होगा कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो। दोनों नहीं मानते। आखिर में जज उन दोनों को ही समझा देते हैं कि इस केस के बारे में वो दोनों ही मीडिया से बात नहीं कर सकते और लोगों के बीच अफवाह नहीं फैला सकते। निहारिका न्यूज डिबेट देख रही होती है जहां कुछ लोग दुष्यंत के सपोर्ट में हैं और कुछ लोग अतीशा के सपोर्ट में। शनाया निहारिका को बार में लाती है और वहां वो लोग खाते हैं पीते हैं और शनाया कहने लगती है कि मेरे डीएम में तो भर भर के अतीशा के फैंस गाली दे रहे हैं और पूछती है कि वैसे वर्ती का थी कौन। निहारिका कहती है वो हमारा पास्ट है और कहती है कि अतीशा का अच्छा है, उसके 15 मिलियन फॉलोअर्स है। बस एक बटन दबाती है और लोग उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। वहां पर निखिल भी था जो एक लड़की के साथ डेट पर आया हुआ था, लेकिन वो अपने पैंट में ही टॉयलेट कर देता है जिससे उसकी डेट वहां से भाग जाती है। लेकिन ये तो उसकी प्रॉब्लम है जो वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। लड़की चली गई थी और निखिल व्हील चेयर से गिर जाता है, इसलिए निहारिका और शनाया उसकी मदद करते हैं और उसे टॉयलेट में ले जाते हैं और निखिल को वो लोग साफ करते हैं। निखिल बहुत ज्यादा एम्बैरेस था ऐसे सिचुएशन में जब 2 लड़की उसे संभाल रही है, लेकिन निहारिका कहती है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग तुम्हें जज नहीं कर रहे हैं। निखिल उसे कहता है आप तो मुझसे मिलना भी नहीं चाहती थी। खैर अब दोनों निखिल को घर छोड़ने के लिए ले जाते हैं और गाड़ी में वो कहने लगता है कि वो शनाया के साथ डेट पर जाना चाहता था, लेकिन शनाया ने ही मना कर दिया और इसीलिए वो दूसरी लड़की के साथ गया था और वो फिर से शुरू हो जाता है शनाया को इम्प्रेस करने में। दोनों निखिल को उसके घर छोड़ देते हैं और निखिल की मम्मी दोनों को अंदर बुलाती है और उन्हें चाय बिस्किट खिलाती है और वो निहारिका को बताती है कि 1.5 साल से उसका बेटा व्हील चेयर पर है और उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, वो भी लास्ट स्टेज। उसकी माँ बताती है कि निखिल उसका एक लौता बेटा है जिसे वो ठीक करने के लिए दुनिया में कहाँ कहाँ नहीं गई,
लेकिन इलाज का कोई फायदा नहीं हुआ। वो अपने बेटे को तड़पते हुए नहीं देख सकती। निहारिका निखिल के लिए यूथेनेशिया वाला केस लड़ने के लिए मान जाती है और शनाया से कहती है कि अगर ये केस हम हार भी गए तो इसके बारे में बात तो जरूर होगी और पब्लिसिटी हमें मिलेगी। शनाया उसकी बात सुनकर हैरान हो गई थी। निहारिका कहती है कि दुष्यंत के केस के वजह से जो नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है, शायद इस केस के वजह से वो भी साफ हो जाए। चीफ मिनिस्टर जनार्दन एनजीओ के साथ मिलकर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनके कई सवाल होते हैं कि क्या दिल्ली सरकार आईडीपी के लोगों को उनकी जमीन वापस दिला पाएंगे। जनार्दन कहने लगते हैं कि हमने अर्जी डाली थी जमीन को डीनोटिफाई कर दिया जाए, लेकिन मृणालिनी सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पर चल रही है। वो नहीं चाहती कि शरणार्थी को उनका हक मिले। मृणालिनी ये खबर सुनकर काफी गुस्से में थी। अगली सुबह कोर्ट में निहारिका निखिल वाला केस लड़ने के लिए गई हुई थी। निखिल कहने लगता है कि उसके पापा यूथेनेशिया के खिलाफ हैं और उन्हें मनाना नामुमकिन है। तभी देखते हैं कि वहां पर निखिल के पापा हरीश कोर्ट पहुंच जाते हैं और उनके तरफ से पुनीत लड़ने वाला था। मृणालिनी अक्षय से मिलती है और उसे एक फाइल देती है। एमएलए लाखन के पास उसका बेटा बिजू आता है, जिसे कॉलेज में बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था। परेशान करने वाला स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी है और जनार्दन के पार्टी का आदमी भी है। बिजू अपने पिता से कहता है कि आप जनार्दन से लड़ रहे हैं, आप उनके खिलाफ है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मगर लाखन उसे भरोसा दिलाता है कि आज उनकी सरकार है, कभी हमारी होगी। मृणालिनी अक्षय से मिलकर उसे फाइल देती है जिसमें रणदीप की सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसकी मदद से उसे ढूंढा जा सकता है। अक्षय पूछता है कि क्या वो मैसेज आपने मुझे भेजा था, आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? मृणालिनी कहता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मगर अक्षय उसकी मदद नहीं करना चाहता और वो फाइल लौटाने लगता है। मृणालिनी उसे कहती है इसे रखो, इसमें जनार्दन और रणदीप का काला चिट्ठा है और इसके साथ क्या करना है ये तुम्हारी जिम्मेदारी। दूसरी तरफ कोर्ट में निखिल के यूथेनेशिया केस शुरू होता है, जहां निहारिका निखिल को परमिशन देने के लिए कह रही होती है, तो वहीं पुनीत जो कि यूथेनेशिया के सख्त खिलाफ है, वो कह रहा होता है कि ये तो मर्डर को लीगलाइज करना हो गया। जज दोनों से कहते हैं केस थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए आपस में झगड़ा करना बंद करिए। निहारिका बताने लगती है कि निखिल स्पोर्ट्स में कितना अच्छा था, वो ट्रैकिंग करने के लिए जाता था, लेकिन जब वो 19 साल का हुआ तब उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस डायग्नोस हुआ। 21 की उम्र में वो व्हीलचेयर में आ गया और अब वो 23 का हो गया है और उसकी हालत ऐसी हो गई है वो खुद से कपड़े तक नहीं पहन सकता, कब बाथरूम जाना है ये समझ नहीं आता, शरीर कभी भी जवाब दे देती है, दोहरे पड़ते हैं, दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया। अब किसका इंतजार कर रहे हैं हम कि निखिल के हाथ पैर मुंह भी काम करना बंद कर दे, तो वो बता ही नहीं पाएगा कि उसे दर्द हो रहा है। जज पूछते हैं कि इस बीमारी की वजह, निहारिका कहती है ये तो डॉक्टर भी बता नहीं पा रहे। फिर पुनीत कहने लगता है कि निखिल की मांग को पूरा कर दिया गया तो फिर आगे जो भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस से डायग्नोस हुआ है वो भी आ जाएंगे यूथेनेशिया की मांग करने। जज कहते हैं कि ये केस बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो हमें एक्सपर्ट से बात करनी होगी और उनकी टेस्टिमनी हाई कोर्ट में ही ली जाएगी। इसके बाद एक्सपर्ट को बुलाया जाता है जो कह रही होती है कि दिन पर दिन मेडिकल साइंस एडवांस होते जा रहा है और शायद कोई ऐसा थेरेपी, कोई ऐसी मेडिसिन जरूर निकलेगी जिससे ये बीमारी ठीक हो सके। पुनीत भी कह रहा होता है कि बेंगलुरु में निखिल के पापा हरीश ने एक मेडिकल फैसिलिटी के बारे में सुना है जहाँ इस बीमारी का इलाज हो सकता है। मगर निहारिका कहती है कि कई सारे थेरेपीज निखिल पहले भी ले चुका है जहां कोई रिजल्ट नहीं मिला। निहारिका एक्सपर्ट से बात करती है और एक्सपर्ट भी कह देती है कि वो 15 साल से इस बीमारी पर काम कर रही है, लेकिन आज तक उसका एक भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ। पुनीत से रहा नहीं जाता और वो बस निहारिका पर पर्सनल अटैक करने लगता है, जिस पर जज चिल्लाकर उन्हें रोकने के लिए बोलते हैं और अगली हियरिंग की डेट दे देते हैं। कोर्ट के बाहर निहारिका निखिल से कहती है कि कोर्ट अपना फैसला सुनाने में थोड़ा वक्त तो लगाएगा। वो कहता है इंतजार करने के अलावा और कुछ तो है नहीं मेरे पास। फिर वो पुनीत से मिलने जाती है, लेकिन वो तो उसे बात भी नहीं करना चाहता। पुनीत सू डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें एक बुरी खबर मिलती है कि उनके बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, जिसके बाद उनके पास आखिरी ऑप्शन बचता है और वो है अबॉर्शन। दोनों का ही दिल टूट जाता है और डॉक्टर उन्हें बता देती है कि अगर बच्चे को जन्म दिया तो 10 साल से ज्यादा वो जी नहीं पाएगा। दुष्यंत और अतीशा वाले ट्रायल में निहारिका वही फोटो जज को दिखाती है जिसमें अतीशा के चेहरे पर कोई जख्म के निशान नहीं थे, जिस पर अचानक से अतीशा बात को छुपाने के लिए कहने लगती है कि मैंने मेकअप से छुपा लिया था। जज उसे कहते हैं आप अपना मुंह बंद रखिए, ये आपका फिल्म सेट नहीं है। जोया भी फिर उसी के बात को दोहराते रहती है कि मेकअप के वजह से निशान को छुपाया गया था। निहारिका भी कहती है हाँ मेकअप तो कुछ भी कर सकता है। फिर वो एक एक्सपर्ट को बुलाती है जिसने इस फोटो को ऑथेंटिकेट किया था। एक्सपर्ट जख्म के निशान को देखकर कहने लगते हैं कि ये दाग नहीं है, ये मेकअप है।
बस मेकअप आर्टिस्ट से एक गलती हो गई कि उसने ढंग से स्किन टोन को मैच नहीं किया। मतलब कि ये निशान रियल नहीं है बल्कि ये तो मेकअप से बनाया गया था। सू अपना मन बना चुकी है कि वो बच्चे को अबॉर्ट कर देगी और वो बस बच्चे को सफर करने के लिए जन्म नहीं देगी। पुनीत अपने ऑफिस आता है तो जनार्दन उसे मिलने के लिए आया हुआ था और वो लोग उनसे पूछते हैं अंकुश के बारे में कुछ पता चला, तो वो कहता है नहीं। ओम प्रकाश कहता है जोया ने कंफर्म किया है दुष्यंत ने ही अंकुश को पैसे दिए थे कन्फेशन के लिए। दूसरी तरफ कोर्ट में जोया कुछ भी बोल रही थी और उल्टा वही फंसते जा रही थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि अतीशा उसे झूठ बोल रही थी और अतीशा से बात करने के लिए वो थोड़ा समय मांगती है। लेकिन निहारिका कहने लगती है कि झूठ को जस्टिफाई करने के लिए समय क्यों मांगना, और जज भी निहारिका की बात मानते हैं और कहते हैं कि बात तो सही है। निहारिका भी यही कहती है कि अगली हियरिंग में मीडिया को सामने लाने के लिए, क्योंकि अतीशा सोशल मीडिया पर अपने 15 मिलियन फॉलोअर को कुछ भी झूठ बता देगी। ट्रायल खत्म होने के बाद निहारिका और दुष्यंत बहुत ज्यादा खुश हैं और जोया अतीशा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है झूठ बोलने पर और कहती है कि आपको जेल होगी और मेरा लाइसेंस कैंसिल होगा वो अलग। जोया को भी लगने लगता है कि शायद दुष्यंत ने उसके ऊपर हाथ उठाया भी नहीं होगा। वो जोया से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने इतना कुछ क्यों किया, दुष्यंत ने मेरे साथ कुछ तो किया है तभी तो। और वो कहने लगती है शादी के एक हफ्ते के बाद ही ये सब मारपीट शुरू हो गया था, लेकिन ये एक बार नहीं हुआ बहुत बार हुआ। मगर वो एक दिन खुद गई और दुष्यंत को भड़काने के लिए वो उसे कुछ भी कह रही थी, लेकिन उसी दिन दुष्यंत ने उसके ऊपर हाथ ही नहीं उठाया। इसलिए उसने ट्रायल को स्पीड अप करने के लिए खुद जख्म के निशान बना लिए, लेकिन ये तो उसके लिए ही उल्टा पड़ गया। जनार्दन पद यात्रा निकालते हैं और वो पैदल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस जा रहे हैं। मृणालिनी से वो कहता है कि तुम आईडीपी की जमीन डी नोटिफाई कर दो ताकि वो दिल्ली सरकार के अंदर आ जाए। निहारिका डेट के लिए आई होती है लेकिन अक्षय वहाँ पर नहीं आता और उसे वो बार बार मैसेज करती है, फोन करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता क्योंकि अक्षय तो फाइल भरने में बिजी था। वो किसी भी हालत में रणदीप को ढूंढना चाहता है और वो पागल होने लगता है। निहारिका उसे मिलने के लिए जाती और अक्षय बहुत ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि मेरी माँ का कातिल बाहर खुला घूम रहा है और उसके पापा उसका साथ दे रहे हैं। निहारिका उसे संभालती और कहती है कि अब रुक जाओ वरना तुम पागल हो जाओगे, तुम्हें इन सबको पीछे छोड़ना होगा। निहारिका का एक एम्प्लॉय कहता है कि वो आज रात तक अतीशा के बॉडीगार्ड रॉकी का पीछा करेगा और कुछ भी पता चलेगा तो वो निहारिका को बताएगा। निहारिका निखिल से मिलने के लिए आती है और दोनों ड्रिंक करते हैं और निखिल उसे पूछता है कि आपने मेरा केस क्यों लिया। निहारिका कहती है तुम्हारे लिए। निखिल कहता है झूठ, पब्लिसिटी के लिए। मगर निखिल कहता है कि इसीलिए तो मैंने आपको चुना है, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि आप मेरे लिए फिक्र करती हो। फिर वो रोने लगता है और कहता है कि आपको मेरे लिए ये केस जीतना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अक्षय को रणदीप किडनैप कर लेता है। शनाया को एक रात काम करने के बाद वो जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी दीदी प्रीति को दौरे पर रहे थे। वो तुरंत अपनी दीदी के बच्चे को संभालती है और एम्बुलेंस बुलाती है। हॉस्पिटल में जब शनाया थी तो उससे उसका नाम पूछा जाता है तो वो गलती से आकांक्षा कहती है, फिर कहती है शनाया। रणदीप अक्षय को टॉर्चर कर रहा था। दूसरी तरफ लाखन जनार्दन के पास आता है क्योंकि उसे एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना था, मगर वो बाद में करना चाहता है क्योंकि फिलहाल उसका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है और कहता है कि आपके स्टूडेंट यूनियन ने बीजू को बहुत पीटा। जनार्दन कहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत गुंडे भरे पड़े हैं, मैं सिचुएशन संभाल लूंगा, बस आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करिए और दुनिया को बताइए दुष्यंत कैसा इंसान है और कैसे उसने आईडीपी के जमीन को हथिया लिया। कैफेटेरिया में पुनीत निहारिका से मिलने के लिए आता है। दोनों के बीच फिर से झगड़ा होता है जिस कारण निहारिका शनाया पे भी चिल्ला देती है, जिससे वो काफी दुखी हो गई थी। तू घर पर रो रही होती है और अपने सारे फोटोज डिलीट कर देती है जिसमें वो प्रेग्नेंट थी। निहारिका कोर्ट आती है और एक चपरासी से कहती है जज चड्ढा के साथ कल हियरिंग की डेट निकलवाने क्योंकि निखिल की हालत बहुत खराब है। तभी उसे सू का कॉल आता है जो फोन पर रो रही होती है। निहारिका भी खबर सुनकर हैरान हो गई थी और इसके बाद हम देखते हैं कि मृणालिनी आईडीपी के जमीन को डी नोटिफाई कर देती है। इसके बाद वो जमीन दिल्ली सरकार के अंदर आ जाती है और इस वजह से दुष्यंत की प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है। चीफ मिनिस्टर मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि वो दुष्यंत को सजा जरूर दिलाएंगे। रिपोर्टर पूछने लगते हैं कि निहारिका दुष्यंत का केस लड़ रही है। जनार्दन कहते हैं कि निहारिका तो उस लड़के का भी केस लड़ रही है जो खुद को खत्म कर लेना चाहता है, उसकी बात छोड़ो, बेकार तुम लोग उसे फुटेज दे रहे हो। फिर हम शनाया को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और उसकी दीदी प्रीति उसे थैंक यू कहती है उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, लेकिन तभी वो लाइट ऑन कर देती है जिससे कि प्रीति का बच्चा रोने लगता है। प्रीति उसे कहती है आकांक्षा लाइट बंद करो, लेकिन शनाया चिल्लाकर कह देती है मेरा नाम शनाया है, आकांक्षा नहीं। प्रीति उसे चिल्लाकर कहती है नाम बदलने से इंसान नहीं बदलते, तुम वही हो और वही रहोगी। जनार्दन पुनीत से कहता है कि तुम अपने केस पर ध्यान दो, अगर तुम दुष्यंत को जेल भेज देते हो तो फिर तुम एडवोकेट जनरल बन जाओगे। फिर जनार्दन को रणदीप का कॉल आता है जो कहता है कि मुझसे अकेले मिलने, और रणदीप मेरठ में है।
और कहता है कि आपका बेटा इंतजार कर रहा है। जनार्दन निकल पड़ता है और वो इंस्पेक्टर शेख से कहता है कि मैं आपको एक नंबर भेज रहा हूँ, इसे ट्रेस करके लोकेशन कहाँ है ये बताओ। लेकिन रणदीप को पता है कि जनार्दन जरूर ऐसा करेगा क्योंकि वो जनार्दन के साथ इतना काम जो कर चुका है। जनार्दन उसे कहने लगता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें दूर भेजा ताकि तुम इस गंदगी से दूर रहो, तुम पकड़े ना जाओ। मगर वो जनार्दन के साथ रहना चाहता है क्योंकि वो जनार्दन को अपना परिवार मानता है। फिर आखिर में जनार्दन को लोकेशन मिल जाता है। निहारिका अक्षय को कॉल कर रही थी और वो फोन ही नहीं उठाता। वो हॉस्पिटल आई हुई थी क्योंकि निखिल बहुत ज्यादा दर्द में तड़प रहा था। निहारिका निखिल की माँ से कहती है कि 2:30 बजे हियरिंग है। उसकी माँ थैंक यू कहती है कि वो निखिल के लिए इतना कर रही है और पूछती है हम जीत तो जाएंगे, मगर निहारिका श्योर नहीं है। अक्षय खुद को छुड़ा लेता है और वो रणदीप से लड़ने लगता है और जनार्दन उस लोकेशन तक पहुंच गया था। लेकिन तभी अक्षय रणदीप पर बंदूक तान देता है और गोली चल जाती है और ये सब जनार्दन देख लेता है। उसके बाद वो घर वापस आ जाता है। दूसरी तरफ ट्रायल में देखते हैं कि निखिल के मम्मी पापा दोनों अपना स्टेटमेंट देते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने और निखिल की मां चाहती है उसके बेटे को दर्द से छुटकारा मिल जाए क्योंकि वो अपने बेटे निखिल को और तड़पते हुए नहीं देख सकती। दूसरी तरफ निखिल के पापा हरीश, उन्हें अभी भी उम्मीद है कि उसका बेटा ठीक हो सकता है। जज फैसला सुनाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगते हैं। ट्रायल के बाद निहारिका को अक्षय का कॉल आता है जो बहुत ही डरा घबराया हुआ था और निहारिका से कहता है उसे आकर मिलने। जैसे ही वो होटल आती है वो उसकी हालत देखकर कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तब अक्षय बताने लगता है कि हुआ क्या था। अक्षय ने रणदीप को गन पॉइंट पे पकड़ लिया था और अक्षय उसे समझाने लगता है कि उसे पता है कि वो रोहिणी को मारना नहीं चाहता था, बस वो जनार्दन के कहने पर यह कर रहा था। इसीलिए वो मदद मांगता है ताकि रणदीप जनार्दन को सजा दिलाने में उसकी मदद करे। रणदीप मान जाता है कि वो जनार्दन के खिलाफ गवाही देगा कि तभी जनार्दन रणदीप को गोली मार देता है। निहारिका के कहने पर शनाया दुष्यंत वाले केस को संभालने के लिए आती है, लेकिन वो आज कोर्ट में लेट हो गई थी और उसे पता चलता है कि जोया ने एक विटनेस ऐड किया है जिससे शनाया और भी ज्यादा घबराने लगती है और वो जज से थोड़ा और समय मांगती है। इसीलिए जज अगली तारीख दे देते हैं। बाहर आकर शनाया दुष्यंत से पूछती है कि आखिर ये आरती भटनागर कौन है। दुष्यंत को याद नहीं, कहता है शायद फर्स्ट ईयर में मैंने उसे डेट किया था। शनाया निहारिका को कॉल करके सब कुछ बताती है कि आज कोर्ट में क्या हुआ। निहारिका पूछती है ये आरती कौन है। शनाया बता देती है शायद दुष्यंत ने उसे डेट किया था और उस पर उसने हाथ भी उठाया था। निहारिका शनाया के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैंने तुमसे एक काम कहा था करने को, वो भी तुम ठीक से नहीं करती। अक्षय पुलिस स्टेशन पहुंचकर एसपी नागपाल के सामने FIR दर्ज करवाता है, ये कहते हुए कि जनार्दन ने उसकी मां को मारा और उसने रणदीप को भी मारा और वो मीडिया में ये सब कुछ कह देता है जिससे मृणालिनी बहुत खुश थी और जनार्दन को झटका लगता है, मतलब सही में लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। सच बाहर आने के बाद जनार्दन के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है और जनार्दन हॉस्पिटल में था क्योंकि उसे हार्ट अटैक आया था। अक्षय उसे मिलने के लिए आता है और जनार्दन कहता है कि अपना इल्जाम वापस ले लो, मैं इस्तीफा दे दूंगा। मगर अक्षय नहीं मानता और वो जानता है कि उसके पापा को हार्ट अटैक नहीं आया था, बस ये गैस था। पुनीत अपने बच्चे को नहीं खोना चाहता था, लेकिन सू समझाने लगती है कि अपने पेरेंट्स बनने के चक्कर में हम एक बच्चे को सफर करते हुए नहीं देख सकते। हम जानते हैं कि वो 10 साल के बाद मर जाएगा और वो कह देती है कि कल वो बच्चे को अबॉर्ट कर देगी। वो इस बारे में निहारिका से भी बात कर चुकी है। अक्षय पुनीत से मदद मांगने के लिए आता है जनार्दन को सजा दिलाने के लिए और कहता है कि तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी। वो उसे एक फाइल देता है। दूसरी तरफ न्यूज में दिखाया जा रहा था कि अक्षय 6 महीने से गायब था, लेकिन अचानक वो इंडिया वापस आ गया और अपने वो पिता पर आरोप लगाने लगता है कि उन्होंने रणदीप को मारा और अपनी पत्नी को मारा। SK और जोया जनार्दन से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि SP नागपाल कभी भी आपको अरेस्ट करने के लिए आ जाएंगे। जोया कहती है कि मैं पर्सनली आपके केस को टेक ओवर करूंगी, लेकिन जनार्दन कहता है निहारिका को बुलाओ। अक्षय SK और जोया के ऊपर काफी गुस्सा था और वो उन दोनों को ही कंपनी से निकाल देता है, लेकिन SK उसे कहता है कि तुम्हारा सिर्फ 24% कंपनी में स्टेक है और बाकी का 74% मेरे और बाकी के एम्प्लॉयज का, इसीलिए हम तुम्हें फायर करते हैं। निहारिका और शनाया दुष्यंत से जाकर आरती के बारे में बात करते हैं तो वो बताता है कि जब वो 17 साल का था तो वो आरती को डेट किया करता था और गलती से उसने उसके ऊपर हाथ भी उठाया। कोर्ट में निहारिका ये सब कुछ संभाल लेती है। फिर वो कटघरे में अतीशा को बुलाती है और उसके बॉडीगार्ड रॉकी के बारे में पूछती है कि आपका बॉडीगार्ड आपके साथ हमेशा रहता है। वो कहती है हाँ, बॉडीगार्ड है तो हमेशा ही रहेगा ना। निहारिका पूछती है बेडरूम में भी। जज उसे कहते हैं अपनी हद में रहने। निहारिका पूछती है कि अगर रॉकी आपके साथ हमेशा रहता था तो दुष्यंत ने आपके ऊपर हाथ कैसे उठा दिया। तब अतीशा कहती है कि अब वो हमेशा तो नहीं रह सकता ना। फिर वो बताने लगती है कि कैसे दुष्यंत नशे में धुत होकर उसे हमेशा पीटता था,
लेकिन सोशल मीडिया में उन्हें परफेक्ट कपल दिखना था तो वो उसका मार सह लेती थी। निहारिका पूछती है आपने किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? अतीशा कहती है क्योंकि मैं इस केस की तैयारी नहीं कर रही थी ना, इसीलिए। तभी निहारिका को एक और सबूत मिलता है जो वो जज को दिखाती है और वो एक मेडिकल रिपोर्ट है जिसके जरिए ये पता चलता है कि अतीशा को बहुत ही रेयर बीमारी है, एक्वायर्ड हेमोफीलिया। इसमें ब्लड क्लॉट्स नहीं होते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। छोटे से छोटा कट भी जानलेवा हो सकता है क्योंकि खून बहना बंद नहीं होगा। अतीशा के पसीने छूटने लगते हैं और ये सब का मतलब ये हुआ कि दुष्यंत ने अतीशा के ऊपर हाथ नहीं उठाया। ये कहकर निहारिका अपना केस यहीं पर रेस्ट कर देती है। अतीशा जोया की तरफ देखने लगती है लेकिन उसके पास भी अब कहने को कुछ नहीं था। अक्षय पुनीत को फाइल दिखाता है और अपने पापा के किए हुए स्कैम्स के बारे में बता रहा था। अक्षय को अपने पापा के खिलाफ केस जीतना है तो उसे अपने इमेज को अच्छा बनाना होगा, वो भी मीडिया में। इसीलिए वो एक यूट्यूबर को अपना इंटरव्यू देता है और अपने पापा जनार्दन का काला चिट्ठा उसे दे देता है। उसमें देखते हैं कि जनार्दन हर महीने रणदीप को 10 लाख रुपए देता था, कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए, और उसके बाद उसने रणदीप को मार दिया। दुष्यंत वर्सेस अतीशा वाले केस में जज अपना फैसला सुनाते हैं कि दुष्यंत के ऊपर से सारे चार्जेस हटाए जाते हैं और मानहानि के केस में अतीशा फिलहाल गिल्टी है। और इसके बाद जोया अतीशा को छोड़ देती है। ओम प्रकाश जनार्दन को आकर बता देता है कि अक्षय के पास आपके खिलाफ बैंक स्टेटमेंट है, कॉल रिकॉर्ड है, सीसीटीवी फुटेज भी है कि आप मेरठ जा रहे थे। तभी उसे अरेस्ट करने के लिए एसपी नागपाल आ जाते हैं और जनार्दन उसे धमकाता है कि वो उसे यहाँ से ट्रांसफर करवा देगा, लेकिन नागपाल नहीं डरता और कहता है कि आपके ऊपर भी बहुत लोग हैं। वो उसे अरेस्ट कर लेता है और अक्षय मृणालिनी को कॉल करता है और वो कहती है कि वो कुछ ही दिन में फिर से सीएम बन जाएगी। अक्षय उसे मदद मांगता है ओम प्रकाश के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ताकि वो बताए कि उसने रणदीप के बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाया। निहारिका वहां पहुंचती है और उसे वहां पर पुनीत मिल जाता है, जिसे देखकर पुनीत जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन निहारिका अब उससे अच्छे से बात करती है क्योंकि वो जानती है कि पुनीत बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा है। मृणालिनी अक्षय को मैसेज करती है और कहती है कि पता लग गया है रणदीप की बॉडी कहाँ है, मेरठ पुलिस स्टेशन पहुंचो। अक्षय जनार्दन के पालतू ऑफिसर शेख से मिलता है और उसे एविडेंस मांगता है रणदीप की बॉडी कहाँ है और उसे सच बता देता है कि तेरा मास्टर अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहा। शेख कुछ भी बताने से मना करता है। तभी उसे कॉल आता है और अक्षय उसे कहता है उठा ले, शायद तेरा सस्पेंशन ऑर्डर आ गया होगा। वो सभी एक लोकेशन में पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें रणदीप की डेड बॉडी मिल जाती है। अगले दिन जनार्दन को सजा दिलाने के लिए फिर से ट्रायल शुरू होता है और जनार्दन की तरफ से जज कहते हैं निहारिका को सामने आने के लिए। वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो अपने दुश्मन के लिए क्यों ही लड़ेगी, लेकिन जज कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स पर तो आपका ही सिग्नेचर है। सभी हैरान हो गए थे और पता चलता है कि शनाया ने बिना बताए निहारिका से डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा लिया था। अब कोर्ट में माहौल बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है और जनार्दन भी कहता है वो चाहता है कि निहारिका उसके तरफ से लड़े। जोया भी कहती है कि निहारिका ने डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया है और वो हमारे क्लाइंट्स के बारे में सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन जानती है तो उसे लड़ना ही पड़ेगा। जज ये सुनकर निहारिका से कहते हैं आपको ये केस जनार्दन की तरफ से लड़ना होगा, नहीं तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। निहारिका बाहर आती है और वो शनाया मतलब कि आकांक्षा पर चिल्लाने लगती है और उसे पूछती है कि तुमने जनार्दन से कितने पैसे लिए। जोया निहारिका से कहती है अब तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। जनार्दन से वो मिलती है और उनके बीच फिर से कहासुनी होती है, लेकिन वहाँ पर जनार्दन कहता है कि रणदीप सिर्फ उसका नौकर ही नहीं था। कोर्ट में निहारिका जनार्दन के तरफ से लड़ने लगती है और वो पुनीत से लड़ती है और वो अक्षय को मेंटली अनस्टेबल तक कह देती है, मतलब कि अब निहारिका बिल्कुल अपने फुल फॉर्म में आ चुकी है। वो जनार्दन के लिए बिल प्ली देती है और सारे सबूतों को पढ़ने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगती है। अक्षय निहारिका पर चिल्लाने लगता है कि तुम आखिर उस शैतान को क्यों डिफेंड कर रही हो। निहारिका उसे पूछती है तुम सच सच बता दो, क्या तुमने सेल्फ डिफेंस में रणदीप को मारा? मगर वो कहता है जनार्दन ने ही उसे मारा। निहारिका कहती है जनार्दन उसे चाह कर भी नहीं मार सकता। देखते हैं कि जनार्दन ने निहारिका को बता दिया था कि रणदीप उसका बेटा था, उसका अपना खून था। फ्लैशबैक में जब अक्षय रणदीप को गन पॉइंट पे पकड़ा होता है तो जनार्दन वहां पहुंच जाता है और रणदीप अक्षय से कह रहा होता है कि मुझे सिर्फ मेरा हक चाहिए, जो अक्षय के पास पहले से ही है। तभी वो बंदूक छीनने की कोशिश करता है और गोली चल जाती है जिससे रणदीप मर जाता है। इसके बाद निहारिका हॉस्पिटल पहुंचती है निखिल से मिलने, जिसकी हालत बिगड़ते ही जा रही थी। वो अपना दर्द सह नहीं पा रहा था। निहारिका उसी हालत में निखिल की एक वीडियो बना लेती है और उसकी माँ से कहती है कि मैं कोर्ट में रिक्वेस्ट करूंगी, शायद 1 घंटे में कोई फैसला सुना दिया जाए। सू अबॉर्शन कराने जा रही थी और आधी रात का समय था, लेकिन उसी में निहारिका कोर्ट खुलवाती है और ये देखकर निखिल के पापा हरीश बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो चिल्लाने लगते हैं
कि वो अपने बेटे को बचाना चाहता है, उसे जिंदा रखना चाहता है। निहारिका जज को वीडियो दिखा देती है जिसमें निखिल दर्द में चिल्ला रहा था, लेकिन जज निहारिका से कहते हैं कि ये सब दिखाकर आप मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो लड़का अपनी आखिरी गिनती की सांसें ले रहा है और आप उसके माँ बाप को कोर्ट घसीट के ले आई। निहारिका समझाने की कोशिश करती है कि ये उसका आखिरी समय नहीं है, वो ऐसे ही दर्द में तड़पते रहेगा, लेकिन जज कुछ नहीं समझते। आखिर में जज ये फैसला सुनाते हैं कि वो एक्टिव यूथेनेशिया की परमिशन नहीं देते। इस पर निखिल की माँ फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि वो अपने बेटे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। बाहर में पुनीत कह रहा होता है कि वो मेडिकल फैसिलिटी में सू को अकेला छोड़कर आया था और वो निहारिका से कहने लगता है कि तुम्हें तो सर्व अभी ही करवाना रहता है, तुम खुद जनार्दन बनते जा रही हो। हरीश अपने बेटे को आज के आज बेंगलुरु लेकर जाने वाला था क्लिनिकल ट्रायल के लिए। निखिल निहारिका से भीख मांगने लगता है कि मुझसे और नहीं सहा जाता, इतना तो हम जानवरों को भी नहीं तड़पा। निहारिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो वेंटिलेटर को डिस्कनेक्ट करने वाली थी, लेकिन तभी वहां निखिल की माँ आ जाती है और निहारिका बाहर चली जाती है। निखिल की माँ निखिल से कहती है अब तुम आराम करो। इसके बाद एकदम से वो सांस लेना बंद कर देता है और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। निहारिका भी इस सबसे बहुत ज्यादा टूट चुकी थी और वो घर पे आके अपना फ्रस्ट्रेशन में बहुत जोर से चिल्लाती है। कुछ समय के बाद उसे शनाया मिलने के लिए आती है और निहारिका उसे कहती है यहाँ से जाने के लिए, लेकिन तभी शनाया अपने बारे में बताने लगती है कि उसका असली नाम आकांक्षा है और वो पुरानी दिल्ली में रहती है। जैसे तैसे उसने अपना LLB कंप्लीट किया और असली पहचान से उसे जॉब भी नहीं मिल रही थी और जब उसने अपना नाम बदला तो उसे जॉब मिल गया और ये सब जोया को पता चल गया था और वो शनाया को ब्लैकमेल करने लगी थी, इसीलिए शनाया को निहारिका से उस डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाना पड़ा। निहारिका दरवाजा बंद कर देती है। वो टीवी पर देख रही थी कि कैसे दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ते जा रहा था और ये हुआ है आसपास के राज्य में पराली जलाने की वजह से। टीवी पर मेरठ में रहने वाले एक किसान नेता माधव का भी इंटरव्यू लिया जा रहा था। अगले दिन कोर्ट में फिर से जनार्दन वाला ट्रायल शुरू होता है और पुनीत कहने लगता है कि जहां रणदीप का मर्डर हुआ वहां पर बुलेट के शेल मिले थे, वो जनार्दन के लाइसेंस बंदूक से मैच होता है। निहारिका कहती है जिस बंदूक के गोली के शेल मिले हैं वो बंदूक रणदीप ने 6 महीने पहले ही चुरा लिया था। वो चोरी किए हुए बंदूक भी दिखाती है और फिर वहां पर किसान नेता माधव को बुलाती है जो कहने लगता है कि पराली जलाने के वजह से उसके 2-3 लोग जेल में बंद हैं। निहारिका पूछती है कि पराली जलाने का केस तो पंजाब हरियाणा से आता है, मेरठ से कैसे? तो वो कहता है कि कुछ दिन पहले जनार्दन जी आए थे और उन्होंने ही कहा था पराली जलाने के लिए और सभी को उन्होंने 3-3 लाख रुपए भी दिए थे। लेकिन देखते हैं कि वो असली में निहारिका थी जो माधव से मिलने गई थी और उन्हें पैसे भी देती है। इसलिए माधव कोर्ट में कह देता है कि रात के करीब 12 बजे जनार्दन उसे मिलने के लिए आए थे और भी कई विटनेस हैं। इस पर पुनीत ऑब्जेक्शन कहने लगता है तो निहारिका उसे कहती है कि तुम जनार्दन से ही खुद क्यों नहीं पूछ लेते और जनार्दन कटघरे में खड़े होकर कहता है कि वो किसान माधव से मिलने के लिए गया था और ऐसा कहकर वो खुद को बचा रहा था कि उसने रणदीप को नहीं मारा। फिर वो एक उत्कर्ष नाम के लड़के के बारे में बताती है जिसने रणदीप से 2 लाख रुपए लिए थे, लेकिन वो उसे चुका नहीं पाया और उसी के पास से रणदीप के कुछ पर्सनल चीजें मिली हैं और उत्कर्ष की फिंगरप्रिंट और DNA बंदूक के ऊपर मिली है, जिससे प्रूफ होता है कि उत्कर्ष ने ही रणदीप का मर्डर किया और ये झूठ को रियलिटी बनाने वाली खुद निहारिका थी। और इसके बाद जज फैसला सुना देते हैं कि रणदीप को उत्कर्ष ने मारा है जनार्दन की चोरी की हुई बंदूक से और जनार्दन का उस रात मेरठ में होना सिर्फ एक इत्तेफाक था। लेकिन अब इसके बाद जनार्दन के ऊपर भ्रष्टाचार का केस लगेगा जो उसने खुद कबूल भी किया है। निहारिका ने अपना काम पूरा कर दिया, उसने जनार्दन को डिफेंड किया और बचा भी लिया, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा दिया। अक्षय निहारिका पर काफी गुस्सा था। जनार्दन निहारिका से कहता है वेल डन मैड लॉयर, तुम्हारी ट्रेनिंग आज कंप्लीट हुई। फिर जनार्दन को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है क्योंकि वो दोबारा जेल में ही रहेगा। अक्षय बाहर आकर निहारिका से मिलता है और वो खुश था कि कम से कम जनार्दन जेल में ही रहेगा। निहारिका कहती है मैंने जो किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। वो उसे आई लव यू कह देती है। तभी अक्षय पर सब इंस्पेक्टर शेख गोली चला देता है। अक्षय वहीं पर दम तोड़ देता है और निहारिका और जनार्दन बस उसके सामने रोते ही रह जाते हैं। पुलिस शेख को अरेस्ट कर लेती है और अक्षय के चिता को बाद में आग दे दी जाती है। पुनीत और सू अपने बच्चे के झूले को खोलकर अपने घर से हटा रहे होते हैं। निहारिका को भी अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसने निखिल को मारने की कोशिश की। अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस में अरेस्ट किया गया है। जनार्दन जेल में बंद था और वह पुलिस से पूछता है कि आखिर निहारिका को कौन से जेल में बंद करके रखा गया है। और इसी के साथ इल्लीगल सीजन 3 यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।